टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। नोएडा में काफी प्लान तरीके से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, जो इस एरिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर करता है। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि आखिर नोएडा के वो कौन से एरियाज हैं जहां पर रियल एस्टेट ग्रोथ के हिसाब से सबसे अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेयरफॉक्स के वीपी मिस्टर भूपेश नगरकोटे। मिस्टर भूपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मिस्टर भूपेश मेरा आपसे यही है कि अगर हम नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो इसके ओवरव्यू के बारे में हम एज अ होल आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही कौन सा वो डेवलपमेंट है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, किस सेक्टर्स में और क्यों? देखिए, नोएडा की अगर मैं बात करूं, तीन मेजर हब रहे हैं यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के। नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि आपका महामाया से शुरू होकर परी चौक पे खत्म होता है जी। दूसरा सेंट्रल नोएडा, जो आपके ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 27, सेक्टर 7X, सेक्टर 50, ये पुराने सेक्टर्स हैं एक्चुअली नोएडा के। तो ये एक सेंट्रल नोएडा के नाम से एक हब है पूरा, यहाँ भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और एक बहुत मेजर हब जो पिछले मैं कहूँगा मतलब एक लास्ट डिकेड में जो आया उभर के, वो था आपका नोएडा एक्सटेंशन, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं अभी। और ये बहुत पॉपुलर रहा बिकॉज पिछले 10 साल मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी भी इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर में हुई होंगी, आई थिंक 70 to 80% इन्वेस्टमेंट्स वर इन नोएडा एक्सटेंशन। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट दिल्ली एनसीआर, आप चाहे मुंबई, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए। एक्सप्रेसवेज आर द ग्रोथ कॉरिडोर ऑलवेज, बिकॉज आपको हमेशा डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट है, अलोंग द एक्सप्रेसवे मिलेगी। तो अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ रेजिडेंशियल भी है, यहाँ पे आपको कमर्शियल भी बहुत अच्छा मिक्स मिलेगा, प्लस मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल है ही। तो इट इज इन इटसेल्फ वेरी कंप्लीट, आई वुड से हब विच हैज ऑल द एमिनिटीज। तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है इन्वेस्टर को। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट कैसी है? सबसे ज्यादा यहाँ पर किसकी डिमांड देखने को मिल रही है? देखिए, अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ, मान लीजिए मैं आज से 10-12 साल पीछे जाऊँ, तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, 2009, 10। तो बहुत सारे लोग थे हु वर लुकिंग फॉर हाउसेज और रेजिडेंसेज ऑन द नोएडा एक्सप्रेसवे। नाउ समहाउ दैट डिमांड हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। तो अभी अगर मैं लास्ट 1 या 2 साल की बात करूं, इनफैक्ट जब से आप मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ है एंड पीपल आर मूविंग बैक टू द ऑफलाइन मोड, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस की, मतलब रिटेल शॉप्स और ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है नोएडा एक्सप्रेसवे पे। देखिए, हमेशा से अगर आप ट्रेडिशनली देखें इन टर्म्स ऑफ आरओआई, देखिए कोई भी इन्वेस्टर एक आरओआई कैलकुलेट करता है। अगर आप पुराना 25-30 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो रेजिडेंशियल में एक मापदंड बना हुआ है। अगर आप रेजिडेंशियल में देखेंगे, उसको कहते हैं कैपिटल टू रेंटल रेशियो, कि अगर आज आपने कोई 1 करोड़ की चीज़ ली है तो उस पर आपको रेंट कितने हज़ार मिल रहा है महीने का। इंडिया में बता रहा हूँ आपको मैं, वो 1:400 रहा है। विच मीन्स आप 1 करोड़ का अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं रेजिडेंशियल, तो आपको 25,000 रुपये रेंट मिलेगा, 25 से 30,000 रुपया। कमर्शियल में यही फिगर हो जाती है, अगर आप 1 करोड़ की कोई चीज़ लेते हैं तो आपको शायद 1 लाख रेंट मिल जाएगा। सो द ROI इज एक्चुअली 3 times more, 3 to 4 times more. So people who are actually just looking for an option, an asset class where they can invest money and it grows, मुझे लगता है वो कमर्शियल में ही पैसा लगाते हैं, इसलिए बिकॉज उनको दिख रहा है 3 to 4 times रिटर्न है। घर उनकी एक बेसिक नीड है, अगर उन्होंने घर ले लिया रहने के लिए वो एक अलग चीज़ है। बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई डोंट थिंक एनी स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल। दे वुड ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल बिकॉज रिटर्न्स आर हायर। पिछले कुछ सालों में, मतलब अगर मैं पिछले 5 से 7 साल का एक ड्यूरेशन लूँ, तो यहाँ पर बहुत मेजर MNCs मूव करी हैं। सैमसंग, KPMG, आपका अभी हाल फिलहाल में पेटीएम ने बहुत बड़ा ऑफिस लिया है यहाँ पे, इन्फोसिस अभी लास्ट ईयर मूव हुआ है, HDFC ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ मूव कर लिया है। तो ये इतने बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनको एरिया, मतलब वो कुछ 8-10 हज़ार फुट नहीं, इनको पूरी पूरी बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं ऑफिस स्पेसेस की। सो जितनी भी सप्लाई नोएडा एक्सप्रेसवे पे आ रही है वो एकदम एब्जॉर्ब हो जा रही है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, किसी भी एक प्रोजेक्ट में 10-15 लाख फुट के आसपास स्पेस होता है, और ये इतने बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स हैं कि ये अगर 2 कंपनियां भी एक पूरे प्रोजेक्ट में आ जाएं तो पूरा प्रोजेक्ट का स्पेस एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है अभी स्कैरसिटी है सप्लाई की, और हमेशा जहाँ भी सप्लाई कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट वहीं ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि लोगों को ROI अच्छा आता है। तो अभी कमर्शियल ऑफिस स्पेस मुझे लगता है इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड विल रिमेन पॉपुलर फॉर क्वाइट सम टाइम। आपने जिस तरीके से कहा कि आपको ये लगता है कि नोएडा
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी डील हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ऐसे में वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोई फोकस कर सकता है? खासकर अगर हम कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं, तो वो कौन से एरियाज़ हैं या फिर सेक्टर्स की बात करें, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक अच्छी डील हो सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली नोएडा एक्सप्रेसवे काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेसवे पे थोड़ा-सा कमर्शियल सप्लाई ज़्यादा है एंड रेजिडेंशियल कम है। Similarly, if you come to left side of the expressway, particularly sector 142, 140, these are some sectors which are surrounded by residential sectors in the vicinity. मतलब walking distance पे जैसे सेक्टर 137 है, 143 है, these are huge residential hubs. तो मुझे लगता है सेक्टर 140, 142 इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये मुझे लगता है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर भले ही आपने इन्वेस्टर की बात की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डिमांड किसकी है? एंड यूज़र की है या इन्वेस्टर की है? अब नोएडा एक्सप्रेसवे पे एंड यूजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न है, देखिए ये कैसे पता लगता है कि ये एंड यूजर डिमांड है या इन्वेस्टर डिमांड है? ये ऐसे पता लगता है, मान लीजिए अगर यहाँ बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस होते हैं जो वेकेंट पड़े होते हैं, या बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, तो वहाँ पता लगता है कि ये शायद हो सकता है किसी एक इन्वेस्टर ने मल्टीपल यूनिट्स ले रखे हैं, किसी ने 10 ऑफिस ले लिए हैं, किसी ने 5 मकान ले लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे तो अलोंग द एक्सप्रेसवे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 80 to 90% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है, विच मीन्स एंड यूजर्स हैव फाइनली मूव्ड। अगर हम बायर्स की बात करें, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखते हैं? मुझे लगता है कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें आज इन्वेस्टर को ये लगता है कि रिटर्न्स अच्छे हैं, जो पैसे मैं लगा रहा हूँ आई विल गेट द मैक्सिमम आरओआई आउट ऑफ दैट, तो मुझे लगता है लोग यही देखते हैं। प्लस मतलब ये अभी अगर आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स आए नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो काफ़ी पॉपुलर हुए, जिनको लगा, जिन्होंने शायद इन्वेस्टर्स के माइंड को रीड अच्छे से किया और शायद उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए। जैसे प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे पे हमारा आई ऑफ नोएडा, उसका जो प्राइस पॉइंट था दैट वाज वेरी एग्रेसिव। मतलब इट वाज लॉन्च्ड एट 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, विच इज़ अनबिलीवेबल रेट। एंड जिस तरह की एमिनिटीज़ दी गई उसमें, आपने प्रोजेक्ट में 88 लिफ्ट डाल दी, एम्फी थिएटर डाल दिया, ऑडिटोरियम डाल दिया, अच्छा एलिवेशन डाल दिया, तो लोगों को लगा हाँ ये 3000 रुपये आज हम लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 12000 हो जाएंगे अगले 4 साल में। तो लॉट ऑफ पीपल यू नो इन्वेस्टेड बिकॉज दे सॉ गुड आरओआई। तो आई थिंक आरओआई इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर जो इन्वेस्टर्स देखते हैं प्रोजेक्ट में। बायर्स की हमने बात कर ली, अब सेलिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं। इस मार्केट की अगर बात की जाए, तो क्या बेस्ट सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे लगता है जिनकी भी बहुत सिंपल रही, वही प्रोजेक्ट्स भी कामयाब हुए। जिन लोगों ने कोशिश की कि भाई हम कुछ गिमी की स्कीम दे दें या एक ऐसी चीज़ प्रपोज करें क्लाइंट्स को जो घुमा के मतलब उनको उलझाए, आज इन्वेस्टर स्मार्ट हो चुका है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज मुझे कोई 100 रुपये की चीज़ शायद 150 रुपये में दी जा रही है एंड वही 50 रुपये मेरे को किस्तों में वापस किया जा रहा है ओवर द टेन्योर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो अब लोग ना बहुत सिंपल, उनको बड़ा सिंपल कम्युनिकेशन चाहिए। वो कह रहे हैं भाई आपकी चीज़ कितने की है, क्या इसका राइट प्राइस है, आप वो मांगिए, आप टाइम पे कंस्ट्रक्शन करिए और चाबी हमारे हाथ में दे दीजिए। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड समहाउ पीपल मिस इट। तो आप कम्युनिकेशन जितना सिंपल और साफ सुथरा रखेंगे कस्टमर्स का, आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। हम आपसे आखिर में ये ज़रूर जानना चाहेंगे मिस्टर भूपेश कि जो बायर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? मुझे लगता है एक्सप्रेसवे जो है वो हमेशा से ना ग्रोथ कॉरिडोर रहे हैं कंट्री के, तो उनके अलोंग हमेशा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे हमेशा बहुत प्रीमियम आया है। अभी पर्टिकुलरली अगर मैं जैसे आज नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करूं, यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में जो शायद यहाँ का पूरा लैंडस्केप बदल देंगे। जैसे एक जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, F1 सर्किट ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड देयर आर मेनी मोर डेवलपमेंट्स टू कम। तो मुझे लगता है कि आज कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर नोएडा एक्सप्रेसवे में की जाए, बिकॉज बहुत सारी MNCs, बहुत सारी ITS फर्म्स, वेयर हाउसिंग फर्म्स, लॉजिस्टिक्स फर्म्स will move towards Noida Expressway and Yamuna Expressway in the next 3 to 5 years. So any investment on Noida Expressway or Yamuna Expressway, particularly in the commercial office space segment, I think would fetch very good returns. So आप इन प्रोजेक्ट्स में जो भी नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं, आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो। मिस्टर भूपेश, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी।